आज हम आपका रिवीजन कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 सॉरी 9 सोशल साइंस रिवीजन नोट्स चैप्टर 3 हिस्ट्री नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। देखो बेटा, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें नाजीज के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, किस तरीके से जर्मनी एक सुपर पावर बना, वर्ल्ड वॉर में हारा, अदर कंट्रीज के अंडर में उसने टेरिटरी साइन की, फिर वो डाउन होता चला गया, इकोनॉमी रिसेशन आया, इसके बाद उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए और वो चेंजेस किस तरफ ले गए जर्मनी को और कैसे वहां पर हिटलर का उदय हुआ, हिटलर राइज हुआ और किस किस को कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आए, यूथ ने हिटलर को अपना आइकॉन क्यों माना और आगे जाकर हिटलर ने क्या क्या किया जर्मनी के लिए और किस तरीके से किया। सबसे पहले तो इसमें हम पढ़ रहे हैं बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक। बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक बेसिकली जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था और हारने के बाद जर्मनी की कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि जर्मनी के पास अपना फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बहुत डाउन हो गया था और ट्रेजरी भी बिल्कुल खाली हो गई थी। So Germany fought the First World War 1914 to 1918 along with the Austrian Empire and against the Allies, यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। दो तरीके की पावर थी, एलाइज पावर और एक्सिस पावर। Germany initially made gains by occupying the France and Belgium. However, the Allies won, defeating Germany and the Central Power in 1918. The defeat of the Imperial Germany and the abdication of Emperor gave an opportunity to the parliamentary parties to recast Germany politely. A national assembly made a Weimar establish a democratic constitution with a federal structure। देखिए, जब जर्मनी हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर और उस वक्त जर्मनी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी, तो एम्परर जो था उसने जो अपॉर्चुनिटी थी उसने गिव अप कर दी पार्लियामेंट को। अब जर्मनी के अंदर नेशनल असेंबली बनाने की बात हुई थी, तो वहां पर एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इलेक्शन होने बहुत जरूरी थे। तो वहां पर जो रिपब्लिक थी उसने वेमार में इलेक्शन जब कंडक्ट हुआ वो फुल मेजोरिटी के साथ आई और आने के बाद तब वहां से वेमार रिपब्लिक का उदय हुआ, यानी कि बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक हुआ। So the republic, however, was not received well by its own people, largely because of its term of the it was forced to accept from Germany defeat at the end of the First World War. Germany held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace of adverse life। देखिए, जब वेमार रिपब्लिक का उदय हुआ और वेमार रिपब्लिक के उदय होने के साथ साथ यानी कि बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक जब हुआ, तो जब ये लोग पावर के अंदर आए तो इनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, जर्मनी पूरी तरीके से खाली हो चुका था, इनकी ट्रेजरी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। अब जर्मनी हर तरीके से फंस गया क्योंकि जितनी भी एलाइज पावर थी उन सभी ने जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रेस्पॉन्सिबल माना था और जितना भी उन कंट्रीज का नुकसान हुआ था उन सबको पे करने के लिए जर्मनी के ऊपर प्रेशराइज किया गया, राइट। और इसी का एक पार्ट आता है टेरिटरी ऑफ वर्सलाय। तो टेरिटरी ऑफ वर्सलाय के अंदर जर्मनी को जबरदस्ती एक वर्सलाय यानी कि टेरिटरी के ऊपर साइन करने के लिए कहा गया, जिसमें जर्मनी के ऊपर फाइनेंशियली और उसके जितने भी मिनरल्स एरियाज थे वो सब अदर कंट्रीज ने, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने, अदर कंट्रीज ने वो उससे छीन लिए। माइनिंग एरियाज थे, कोल एरियाज थे, एग्रीकल्चर फील्ड्स थे। इसके बाद जर्मनी की आर्मी कम कर दी गई, उनके वॉरशिप थे वो ले लिए गए, तो इस तरीके से और उनके ऊपर फाइनेंशियल भी उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। तो इस तरीके से हम देखें तो जर्मनी बहुत बुरी तरीके से फंस गया था टेरिटरी ऑफ वर्सलाय साइन करके। इसके बाद आता है आपका द इफेक्ट ऑफ द वॉर। द वॉर हैड अ devastating impact on the entire continent both psychologically and financially. From being a creditor, Europe became a debater.
the supporters of the Weimar Republic were criticized and became easy target of attack in the conservative nationalist circles. यानी कि एक तरीके से अगर हम देखें तो जर्मनी की हालत तो वैसे ही बहुत बुरी हो चुकी थी। अब इसमें क्या हुआ, जितने भी क्रेडिटर्स थे यानी कि यूरोपियंस थे जो उनको पैसा देते थे, अब ये डेबिटर्स हो गया था, यूरोप बिकेम डेबिटर्स। तो सपोर्टर्स जितने भी थे वेमार रिपब्लिक के, वो लोग क्रिटिसाइज करते थे और अटैक करते थे किनके ऊपर, कंजर्वेटिव्स नेशनलिस्ट के ऊपर। तो soldiers come to be placed above the civilian, aggressive war propaganda and national honor became important. The fragile democracy could not survive and led to instability in Europe. देखिए कुल मिला के जो भी वेमार रिपब्लिक के अगेंस्ट जाया जाता था, या तो उसे मार दिया जाता था या फिर उसको जेल में डाल दिया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके अंदर आता है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। द बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक coincided with uprising the Separatist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia. The Separatists found the Communist Party of the Communist Party of the Germany. The political instability in Germany paved by way of Hitler. अब आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हिटलर का इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। सो पॉलिटिकल radicalization was heightened by economic crisis of 1923 as Germany refused to pay the war representation. France occupied its leading industrial area, Ruhr, Germany, related with printing paper currency recklessly. The value of mark collapsed, prices of goods soared. There was the hyperinflation. यानी कि जर्मनी की हालत इतनी बुरी हो गई थी, उन्होंने पेपर करेंसी इतनी ज्यादा मात्रा में छाप दी थी कि वर्ल्ड में उसकी इकोनॉमी करेंसी जो थी वो लगातार डाउन होती चली गई, और इतनी डाउन हो गई कि मार्क्स जो था वो बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया। लोगों को सामान लेने के लिए गाड़ियां भर भर के नोट लेके जाने पड़ते थे, तब जाकर उनको ब्रेड मिलता था, जैसे कि फ्रांस में हुआ था। इसके बाद हमारा आता है द ईयर ऑफ डिप्रेशन। 1924 से लेकर 1928 saw some stability, yet it was built on stand. Germany was totally dependent on short-term loan, largely from the USA. The supporters was withdraw with the crash in 1929 of the Wall Street Exchange. German economy was hit badly. It led to the social unrest. The middle class and working population was filled with the fear of proletariation. It means 1924 से लेके 28 तक जर्मनी को बहुत जबरदस्त डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। यूएसए ने उसकी मदद भी की, बट यूएसए ने भी अपने हाथ तब वापस खींच लिए जब 1929 के अंदर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था वो कोलैप्स हो गया। उसके बाद जर्मनी और बुरी तरीके से हिट हुआ। अब सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या आ गई कि लोगों के पास जितने भी मिडिल क्लास और वर्किंग पॉपुलेशन थी, उन सब के अंदर ये डर सताने लगा कि अगर जर्मनी की करेंसी इस तरीके से ही ड्रॉप होती चली गई तो उन लोगों ने जो सेविंग कर रखी है, जो उनको जैसे तैसे उनके पास जो पैसा है उसकी वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। So the Weimar Republic had some inherent defects. Number one, proportional representation. Number two, Article 48, which gave the president to power to impose the emergency, suspend the civil right, and rule by the dictators. एक डिक्टेटर की तरह वो रूल कर सकता है। अब इसी चीज को लेकर आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा आता है हिटलर राइज टू पावर। देखिए हिटलर किस तरीके से पावर के अंदर आता है। हिटलर वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया in 1889. He earned many medals of bravery in the First World War. The German defeat horrified him. The Treaty of Versailles made him furious. He joined the German Workers' Party and renamed it National Socialist German Worker Party. The later come be known as the Nazi Party. So
हिटलर जो था उसका बर्थ 1889 में हुआ, उसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे मेडल्स भी मिले, एवरीबॉडी नोज। जब जर्मनी बहुत बुरी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हारा, और हारने के बाद उसने ट्रेटी ऑफ वर्सलाइज साइन की, वो जर्मनी के लिए एक सबसे शर्मनाक दिन था, क्योंकि जर्मनी उस दिन से ही अलाइड पावर जितनी भी थी उन सबका गुलाम हो गया। लेकिन जब हिटलर ने जर्मनी के अंदर वर्कर पार्टी ज्वाइन की, उसका रीनेम किया गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। आफ्टर दैट उसका जो लास्ट नेम आया वो आया नाजी पार्टी। हिटलर ने सबसे पहला काम ही ये किया कि अपने लोगों को डिप्रेशन से किस तरीके से निकाला जाए। तो Nazi became a mass movement only during the Depression. The Nazi propaganda spread hope of a better future. Hitler was a powerful and effective speaker. He promised the people a strong nation where all would get employment. देखिए, हमारा जो बोलना होता है या किसी का भी जो बोलना होता है, अगर वो इफेक्टिव है तो हम उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं। उसी तरीके से हिटलर के वर्ड्स में वो जादू हुआ करता था कि यूथ के साथ साथ और लोग भी जो थे वो उसको अपना सब कुछ मानने लगे थे। इसलिए कहा जाता है कि हिटलर वाज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर, और उसने सभी लोगों को वादा किया कि वो उन सबको एक ये जो डिप्रेशन का टाइम पीरियड चल रहा है इससे बाहर करेगा और जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, सभी लोगों के पास काम होगा। तो हिज पॉलिटिक्स include the significant rituals and spectacles in mass mobilization. Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a messiah, a savior. यानी कि उसकी जो पॉलिटिक्स थी वो इस तरीके से उसने उसको मोबिलाइज किया था अपने मूवमेंट्स को, सभी लोगों के अंदर उसका जो प्रोपेगेंडास थे उन्हीं को लेकर उसकी जो स्किल्स थी, उसी के कारण सभी लोग उसको अपना एक मसीहा, एक सोवियर मानने लगे थे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आपका है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अंदर हिटलर अचीव द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ऑन 30th January 1933. Hitler now set out of the dismantle the structure of democratic rules. The fire decrees of 28 February 1933, suspending the civic right like freedom of speech, press and assembly. Communists were hurriedly packed off the new established concentration camp. All political parties were banned, especially surveillances and security forces were created to control the people and rule with impunity. यानी कि जब हिटलर सत्ता के अंदर आ गया, पावर के अंदर आ गया और कैबिनेट में वो टॉप पोजीशन पर पहुंच गया, तब उसने सबसे पहला काम क्या किया? 28 फरवरी 1933 को आग लगी। आग के अंदर जितने भी चीजें थी, फाइल्स थी, वो सभी जलकर राख हो गई। उसने सिविक राइट जो थे उनको सस्पेंड कर दिया, प्रेस को जो आज़ादी थी वो खत्म कर दी, और उसके बाद कंसंट्रेशन कैंप बनाए जिन लोगों से वो नफरत किया करता, ज्यूज, जिप्सीज, नॉन आर्यंस, और उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्स, इन सभी लोगों को उसने कंसंट्रेशन कैंप में भेजकर मरवाना शुरू कर दिया। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सबको बैन कर दिया और उन सब पर सर्विलेंस रखने के लिए एक सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई जो कि सभी लोगों को कंट्रोल करती थी और उनके ऊपर रूल करती थी हिटलर की तरफ से। अब इसमें टॉपिक आता है रिकंस्ट्रक्शन। सो economist Hajmla Sanchez was given the responsibility of economic recovery. He aimed to full production and full employment through a state-funded work creation program. जो हजलमर थे उनको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से जर्मनी को इकोनॉमिकली रिकवर करते हैं, फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, सभी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, प्रोडक्शन पूरा होना चाहिए, और हमारा जो स्टेट है, हमारा जो देश है, इसके अंदर ऐसे क्रिएशनल प्रोग्राम आप चलाइए जिससे कि सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। Hitler pulled out of the League of Nations in 1933, reoccupied the Rhineland in 1936, and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan
देखिए जर्मनी, हिटलर ने सबसे पहले क्या किया, लीग ऑफ नेशन जो 1933 उसको पुल आउट किया, बाहर कर दिया, यानी ट्रीटी ऑफ वर्सलाई को मानने से मना कर दिया। रिहानलैंड जो कि उसका हिस्सा था उसको रीऑक्यूपाइड किया 1936 के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर के अंडर में वर्क होने लगा। So Hitler ignored the Sanchez advice of not to invest hugely in rearmament. He then took Sudetenland from Czechoslovakia. Hitler had the unspoken support for England. Hitler did not stop here. He chose war a way out of the economic crisis. अब हिटलर ने एडवाइस माननी भी बंद कर दी संसद की। इसके बाद उसने क्या किया, जो चेकोस्लोवाकिया था और सडेटलैंड था चेकोस्लोवाकिया के अंदर, उसके ऊपर कब्जा किया। देन उसने इंग्लैंड को सपोर्ट करना ही बंद कर दिया, अनस्पोकन सपोर्ट। तो हिटलर ने एक चीज उसके दिमाग में ये आई कि भाई अगर मेरे को अपनी कंट्री की इकोनॉमी इंप्रूव करनी है या इकोनॉमी सुधारनी है तो वॉर से अच्छा कोई भी डिसीजन नहीं। इसके बाद जितने भी रिसोर्सेज थे वर बी अक्यूमुलेटेड थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। धीरे धीरे वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाता चला गया और जो जो रिसोर्सेज की उसको जरूरत थी वो उनसे लेता चला गया। इन सितंबर 1940 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, द स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। यूएसए रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। देखिए जब तक यूएसए जो था वो वॉर में इन्वॉल्व नहीं था तब तक खाली फ्रांस और इंग्लैंड के साथ ही उसकी लड़ाई चल रही थी। बट जब जापान ने हिटलर को सपोर्ट करने के लिए यूएसए नेवल बेस के ऊपर बम बरसाने शुरू किए 1945, सॉरी उससे पहले जब बम बरसाए पर्ल हार्बर पर, उसमें यूएसए का बहुत नुकसान हुआ, उसके बहुत सारे शिप खत्म हो गए, बहुत सारे सैनिक मारे गए, इकोनॉमी लॉस भी हुआ। तब यूएसए ने डिसाइड किया कि वो वॉर के अंदर एंटर करेगा। देन द वॉर एंडेड इन 1945 with Hitler defeat and the US bombing of Hiroshima and Nagasaki in Japan. हिटलर यूएसए का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आने का सबसे बड़ा कारण ही ये था कि जापान ने उसके ऊपर अटैक किया था, अदरवाइज यूएस कभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं आता। द नाजी वर्ल्ड व्यू, according to the Nazi ideology, there was no equality between people but only the racial hierarchy. The Nazi quickly began to implement their dream of creating an exclusive local community of pure Germans by physically eliminating all those who were considered undesirable. They wanted a society of pure and healthy Nordic Aryans. देखिए अगर हम नाजी आइडियोलॉजी की बात करें तो नाजी आइडियोलॉजी के अंदर इक्वालिटी नहीं थी लोगों के बीच में, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। नाजीज को सबसे ऊपर टॉप पर माना जाता था और हर तरीके की उनको फैसिलिटी दी जाती थी, और उन लोगों को ये कहा जाता था कि आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है जर्मनी को डेवलप करने में, और आप सभी प्योर जर्मन्स यानी कि प्योर आर्यन ब्लड जो हैं वही जर्मन्स नागरिक हैं या सिविलियन हैं, और ऐसे लोग जो कि प्योर जर्मन हैं बट फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनका भी जर्मनी में कोई जगह नहीं है, बिकॉज दे वांटेड अ सोसाइटी ऑफ द प्योर एंड हेल्थी नॉर्डिक आर्यंस। वो जो नफरत किया करता था ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक, रशियन, पोल्स, इवन द सर्टेन जर्मन एंड अबनॉर्मल वर कंसिडरेशन अनडिजायरेबल। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो नाजी वर्ल्ड व्यू जो था वो और लोगों के हिसाब से वो ठीक नहीं था। The other aspects of Hitler ideology related to the geopolitical concept of the liberation or living space. Jews were the worst suffrage in Nazi Germany. Hitler believed in pseudo-scientific theory of race, which said that the conversion was no solution to the Jews' problem. It had to be solved through their total elimination.
बेसिकली हिटलर का ये मानना था कि ज्यूज को सही करने के लिए या ज्यूज को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कन्वर्जन कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो खुद पैसिडियो की साइंटिफिक थ्योरी को मानता था। उसका ये मानना था कि इसका सॉल्यूशन यही है कि इनको खत्म कर दिया जाए। From 1933 to 38, the Nazi terrorists pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. उन सभी को प्रेशराइज किया गया, या तो आप देश को छोड़ दीजिए, अदरवाइज हम आपको मार देंगे। नेक्स्ट फेज 1939 से लेकर 45 तक जितने भी ऐसे एरियाज थे जहां पर ज्यूज और जिप्सीज और इस तरीके के लोग पाए जाते थे, खासकर पोलैंड, उन सबको वहां से उठाया गया, मारा गया और गैस चैम्बर में डाल दिया। इसके बाद आपका आता है द रेशियल ओटोपिया। इसके अंदर आपका जीनोसाइड, the war became two sides of the same coin. Occupied Poland was divided. Poles were forced to leave their homes and properties behind the occupied by the ethnic Germany brought it from the occupied Europe. जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, यूथ इन द नाजी जर्मनी। अब नाजी जर्मनी का जो यूथ था उसके लिए उसने क्या किया, हिटलर फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी। वो चाहता था कि नाजी सोसाइटी बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। टीचर्स उनको नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाते थे स्कूल्स के अंदर। जो जर्मन टीचर्स थे, चिल्ड्रंस को दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। टेक्स्ट बुक जो थी वो भी इस तरीके से लिखी गई थी कि उनके अंदर फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल वाज द नेचर द स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन। इस तरीके की स्पोर्ट्स भी उनको खिलाए जाते थे जिनमें कि वायलेंस और अग्रेशन हो। 10 साल का जो बच्चा होता था उसको जंक वॉक में, 14 साल का बच्चा जो होता था उसको हिटलर यूथ ज्वाइन करवाया जाता था, और 18 ईयर होते तक उसको लेबर सर्विस को प्रोवाइड करा दिया जाता था, अब चाहे वो आर्मी हो या फिर सीक्रेट पुलिस। द नाजी कट ऑफ मदरहुड। When women were told to be gold mother and the rare pure-blooded Aryan children, they were encouraged to produce many children. They had to be barrier of Aryan culture and race. Basically उसने 3 तरह की कैटेगरी बांटी हुई थी। देखिए 4, 6 और 8, यानी कि 4 बच्चे को ब्राउन्स, 6 बच्चे को सिल्वर और 8 बच्चे या उनसे ज्यादा बच्चे जो पैदा करती थी वुमेन्स, और वो भी प्योर आर्यन ब्लड्स, उनको गोल्ड और हर तरीके की फैसिलिटी, रेलवे में रिजर्वेशन, सिनेमा हॉल में रिजर्वेशन, होटल में रिजर्वेशन, हर तरीके की उनको सर्विस प्रोवाइड कराई जाती थी। ये तो था द नाजी कट ऑफ मदरहुड। और ऐसी वुमेन जो कि नॉन आर्यंस के साथ रिलेशन रखती थी उनको मरवा दिया जाता था। इसके बाद आपका आता है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। द नाजी regime used language and media with care and often to the great effect. They used film, pictures, radio, posters and spread hatred for Jews. यानी कि जो हिटलर का प्रोपोगेंडा था उसने उसकी भाषा के अंदर ही नफरत थी। उसने जितनी भी वहां पर मूवी बनी, पिक्चर्स आई, रेडियो पर, पोस्टर्स के अंदर, सभी के अंदर ये वो बताता था कि ज्यूज, जिप्सीज से आप नफरत करो। नाजी लोगों के दिमाग के अंदर ये एक चीज एंटर कर चुकी थी कि ज्यूज और जिप्सीज का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है, इनको यहाँ से भगा दो या फिर इनको मार दो। Tap their emotions and turn their hatred and the anger at those marked is undesired. इसके बाद हमारा आता है क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। पीपल सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आई and spoke the Nazi language. At time, even the Jews began to believe in the Nazi stereotype about them. कुल मिला के अगर हम देखेंगे ह्यूमैनिटी का वाकई ही उसने ह्यूमैनिटी नाम की चीज बिल्कुल खत्म कर दी थी, जिस हिसाब से उसने ज्यूज, जिप्सीज को मारा था। और नाजी जो था बिल्कुल स्टीरियोटाइप लोग हुए थे, जहां पर भी उनको ज्यूज, जिप्सी, फिजिकली हैंडीकैप्ड या रशियन मिलते थे वहीं पर उनको मार दिया जाता था। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आता है एक्नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। इट वाज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड दैट द पीपल कम टू बी नोन अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। जब वॉर खत्म हो गया और लोग वहां पहुंचने शुरू हुए तो तब उन्होंने देखा कि आखिरकार हुआ क्या था।
तब उन लोगों को पता चला Jews wanted the world to know about the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operation. ये एक ऐसी जगह थी जहां पर लगातार ज्यूज को मारा जा रहा था, नाजी किलिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था. They just wanted to live even if it was for a few hours to tell the world about the Holocaust. जो लोग वहां पर जिंदा बच गए थे कुछ समय के लिए, उन लोगों ने बताया कि होलोकास्ट क्या था पूरे संसार. तो इस तरीके से बेटा आपका ये चैप्टर का रिवीजन आज हुआ है हिटलर का. आगे की क्लासेस के अंदर हम 1 by 1 चैप्टर्स लेंगे, उनका रिवीजन कराएंगे. और कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं. ठीक है.